जो टॉपिक हम लोगों का कंटिन्यू था दैट वाज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हम लोगों की एक हेडिंग रहती थी दैट वाज सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सिस्टेमिक इफेक्ट। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के सिस्टेमिक इफेक्ट्स जो थे वो आपके रहते थे। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हम लोगों ने कंटिन्यू करना था सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, बुक कौन सी थी? हर्ष मोहन सर कर रहे थे। ठीक है, ओके। अब देखो सिस्टेमिक, अच्छा लोकल इफेक्ट्स कौन से होते हैं और सिस्टेमिक इफेक्ट्स कौन से होते हैं? फार्माकोलॉजी शुरू की है ना। लोकलाइज जो एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड होते हैं। ठीक है, जिस जगह पर आपका इंजूरियस एजेंट आया उस जगह पे कन्फाइंड है। सिस्टेमिक क्या होगा? दे हैव अ डिस्टेंस, और दूर हैं कहाँ से? आपके अफेक्टेड एरिया से। अब देखो ब्लॉक के अंदर लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट्स की सबसे पहले डेफिनेशन देखो। बार बार बच्चों ये डेफिनेशन आपकी फार्माकोलॉजी में भी आएगी। अब लोकल इफेक्ट क्या है जी? वो इफेक्ट दैट इज एट द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई इरिटेशन होगी, जस्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर। स्किन बर्न हो गया, लोकल इफेक्ट्स है ना ये सारे। आगे आप आ जाते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट्स। दे आर डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो जी क्या पॉसिबिलिटी है जी इन्फेक्शन की वजह से मेरा कोई सीएनएस अफेक्टेड हो जाए, किडनीज अफेक्टेड हो जाए। डिस्टेंट एक वो आपके पास स्पेस के ऊपर इफेक्ट्स आ रहे हैं, दैट आर द सिस्टेमिक इफेक्ट्स। अब जी हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सबसे पहला इफेक्ट इसके अंदर दिया गया है फीवर, देन उसके बाद एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ईएसआर, देन एम्लोइडोसिस। ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स हैं। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने फीवर भी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, एनीमिया भी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, इसकी टाइप्स भी पढ़ी होंगी। ल्यूकोसाइटोसिस जब आपने ब्लड का चैप्टर पढ़ा होगा उसमें इसकी डेफिनेशन आई होगी। ईएसआर भी आपका फिजियोलॉजी के अंदर है। एम्लोइडोसिस की पूरी डिटेल आपकी रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में दी हुई है आगे जाके। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली एक इसका छोटा सा इंट्रो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जी हम लोग आ जाते हैं क्रॉनिक इफेक्ट्स में फीवर की तरफ। ओके, अब जैसे ही आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुई, पेशेंट विल सफ़र, इधर लिखा है फ्रॉम द माइल्ड फीवर। ठीक है, उसे फीवर होगा, वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा और वीकनेस डेफिनेटली होगी। ये 3 फीचर्स हैं जो आपके इस फीवर की हेडिंग के अंदर मेंशन है। अब बेसिकली अब आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी है ना, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए फीवर कैसे होता है, कौन सा मेन मीडिएटर है फीवर के लिए। वो तो चलो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ फीवर हो गया, इन्फ्लेमेशन हुई फीवर हो गया। मेन मीडिएटर कौन सा इस पूरी साइकिल के अंदर? दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ठीक है, देखो किस वर्ड से इसको एब्रीवेट किया गया है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। बेसिकली बच्चों ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है दैट इज मीडिएटर ऑफ फीवर। जिसने जो मेन एजेंट है, मेन मॉलिक्यूल है जिससे फीवर की पूरी साइकिल चलानी है। अब ये जो आपका, अगर आप ग्रीन बॉक्स के अंदर देखो, इसके अंदर मेंशन है कि आपका ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा, उस रिसेप्टर की लोकेशन आपके ब्रेन में है। ओके, ये कंक्लूजन है इस स्लाइड का। अब देखो इस स्लाइड के अंदर मेंशन है जी, सबसे पहले रेड में इंडिकेटेड है आपके पास एक मीडिएटर है फीवर का, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन E2। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या है? मीडिएटर है फीवर का। दिस इज अ मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? आप देखो इसका मैकेनिज्म सेकंड पैराग्राफ के अंदर मेंशन है। बेसिकली एक तो ये स्टिमुलेट करेगा, किस चीज़ को? एक्टिवेट करेगा आपके इम्यून सेल्स को। दूसरा उनकी मैच्योरेशन करवाएगा, माइग्रेशन करवाएगा। ये वही स्टेप्स हैं जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा इन इम्यून सेल्स को पोटेंशिएट करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि वो साइटोकाइंस की सेक्रीशंस करवाएं। किसकी सेक्रीशंस करवाएं? साइटोकाइंस की सेक्रीशंस करवाएं। अच्छा जी, ये मेन जो है फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अच्छा, पूरी डिटेल इसकी है फिजियोलॉजी में, लेकिन हम इसका जस्ट एक जर्नल लेआउट देख रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, अच्छा साथ ही साथ जब हम लोगों के पास यहाँ पे कंक्लूजन आ गया प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की वजह से एक्टिवेशन होगी आपके इम्यून सेल्स की,
फॉर एग्जाम्पल्स आगे इधर एग्जाम्पल मेंशन है मैक्रोफेजेस की, न्यूट्रोफिल्स की, नेचुरल किलर सेल्स की, डेंड्रिटिक सेल्स की। ये वही सेल्स हैं जो सारे हम लोग इम्यूनिटी में और पैथोलॉजी में पढ़ते रहे हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। ओके जी, इस चीज़ की अब एक्टिवेशन हो गई, साइटोकाइन रिलीज हो गया। अब जी आपका ये जो बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है काम कैसे करता है? आपका ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ने टेम्परेचर को रेज कैसे करना है, फीवर कैसे करवाना है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेगा। रिसेप्टर का क्या नाम होगा? ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, एक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा। अब देखो आपकी इन स्लाइड्स के ऊपर रिसेप्टर का नाम मेंशन है, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन E रिसेप्टर 3। एब्रीवेट किससे किया गया है? EP3। अच्छा जी, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 EP3 यानी कि जो कि एक रिसेप्टर इसके ऊपर जाकर बाइंड किया। अब ये रिसेप्टर बेसिकली लोकेटेड कहाँ पर है? ब्रेन में, दैट इज ऑन दी हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में लोकेटेड है। अब जी पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म है। फिलहाल आप लोग पैथोलॉजी में याद रख लो टॉपिक के अकॉर्डिंगली कि जी आपको फीवर होना है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, लॉस ऑफ एपिटाइट होना है, वीकनेस होनी है, फीवर कैसे होना है, कौन से मीडिएटर की वजह से होना है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की वजह से होना है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ने क्या करना है जी, कैसे काम करना है, फीवर को कैसे रेज करना है? सबसे पहले तो बच्चों इसने आपके सारे इम्यून सेल्स की एक्टिवेशन करवानी है। ठीक है, जो हम लोगों ने स्टेप्स पढ़े थे उन सब स्टेप्स में इन्वॉल्व है। और जी इसने फीवर कैसे, टेम्परेचर कैसे रेज करना है, फिर ही फीवर होगा ना। इसने क्या करना है कि आपके हाइपोथैलेमस के अंदर रिसेप्टर्स हैं दैट आर EP3 रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर पर जाके आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बाइंड कर जाएगा। ओके, अब जी एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि फर्स्ट सिस्टेमिक इफेक्ट वाज फीवर, सेकंड कौन सा है? एनीमिया। अच्छा, एनीमिया में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं। ठीक है, और एनीमिया में जी हम लोगों ने डिस्कस किया RBCs की काउंट कम हो जाती है। ठीक है, RBCs की काउंट कम होगी। एनीमिया में फर्स्ट चीज़ हुई कि RBC की काउंट कम होगी। और अच्छा, अभी इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि आयरन कम होगा। ओके, आयरन कहाँ पे कम होगा, या आयरन की यूटिलाइजेशन कम होगी जब हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को डिस्कस कर रहे हैं, या फिर आयरन के स्टोर्स डिप्लीट होंगे। ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, वैसे तो एनीमिया में ये है कि जी आयरन अवेलेबल नहीं है, या तो आयरन के स्टोर्स डिप्लीट होंगे। इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के केस में आपके ऑथर ने क्या डिस्कस किया, इसको देखेंगे। और क्या पॉसिबिलिटी है? RBCs की प्रोडक्शन कम हो रही है। सेकेंड पॉइंट इज कि RBCs की हो सकता है ना कि डिस्ट्रक्शन हो, ये पॉसिबिलिटी है। RBCs की डिस्ट्रक्शन भी होगी आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के केस के अंदर। ठीक है, एक तो पहली बात एनीमिया में जब हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, उसमें आपके ऑथर ने फर्स्ट एक चीज़ मेंशन की है कि आपके RBCs कम अमाउंट में बन रहे हैं। ठीक है, दूसरी आगे जाकर उसने डिस्कस किया कि आपके RBCs की डिस्ट्रक्शन हो रही है। ओके, अब कैसे हो रही है? अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, जो ग्रीन कलर में है ब्लॉक के अंदर, इसमें लिखा है जी एनीमिया में जब हम रिसर्च आर्टिकल्स देखें तो अब ये रिसर्च आर्टिकल्स में से। ठीक है, अब इसमें आपके ऑथर्स ने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को लेके लिखा है कि जी एनीमिया में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के केस में क्या होता है कि आयरन बेसिकली आपकी बॉडी की आपके सेल्स के अंदर मौजूद है। ऐसा नहीं है इस केस में कि आयरन की अमाउंट कम हो गई, हुई है अमाउंट कम, लेकिन किस तरीके से हुआ है? बेसिकली ऐसा हुआ कि आयरन आपके सेल्स के अंदर स्टोर था। ठीक है, आपके सेल्स के अंदर मौजूद था, बट एक किस तरीके से, इस तरीके से आपके सेल्स के अंदर मौजूद था कि उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी। आप कह सकते हैं इस केस के अंदर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के केस के अंदर बेसिकली आपके सेल्स में आयरन के स्टोर्स मौजूद थे। आयरन बाइंड थी प्रोटीन के साथ, आयरन वाज अवेलेबल इन बाइंडेड फॉर्म, प्रोटीन्स के साथ बाइंडेड फॉर्म में आयरन अवेलेबल थी, यानी कि आपके पास आयरन का स्टोर आपके सेल के अंदर मौजूद था।
लेकिन ये स्टोर यूटिलाइज नहीं हो रहा था, प्रोटीन आयरन को रिलीज़ नहीं कर रही थी। इसका मतलब अगर प्रोटीन आयरन को रिलीज़ नहीं कर रही थी तो आयरन आपके ब्लड के अंदर अवेलेबल नहीं था, आपके फ्लूइड में अवेलेबल नहीं था कि जिससे आपके सेल्स यूटिलाइज कर सके। ठीक है, अब इसके अंदर आपके ऑथर ने देखो लिखा है कि सबसे पहले देखो येलो के अंदर इंडिकेटेड है नॉर्मल अमाउंट है आपकी बॉडी के अंदर आयरन की। ठीक है, इंक्रीज्ड अमाउंट भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद एनीमिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपका आयरन स्टोर्ड था आपके टिश्यूज़ के अंदर। अब टिश्यूज़ के अंदर स्टोर था तो इट मीन्स एक बाइंडेड फॉर्म में था आयरन के साथ था। इट मीन्स आपका ये जो आयरन था इटसेल्फ ब्लड में अवेलेबल नहीं था जिसे हम यूटिलाइज कर सके। अगर तो फ्री होता तो इसे सेल्स यूटिलाइज कर लेते। ओके, अब जी जिसकी वजह से क्या होगा कि डेफिनेटली यूटिलाइज नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, एनीमिया होगा डेफिनेटली। हम लोग पहले एनीमिया पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो कंक्लूजन इज बेसिकली सीरम आयरन लेवल कम है आपके पास, बट स्टोर्स आपके पास अवेलेबल हैं। ओके, स्टोर्स अवेलेबल हैं बट सीरम में आपके आयरन की अमाउंट कम है जिससे कि सेल्स यूटिलाइज कर सके। ओके, अब जी इसकी वजह से क्या होगा, एक चीज़ आपका ऑथर ने और मल्टीपल ये एक आर्टिकल ख़त्म हो गया, मल्टीपल आर्टिकल्स हैं जी। एक आर्टिकल के अंदर ये 2 पॉइंट्स आपके ऑथर ने डिस्कस कर लिए, राइटर ने डिस्कस कर लिए। एक और जगह पर राइटर ने लिखा है जी क्या होता है आपके ये जो साइटोकाइंस हैं जो कि हम लोग इन्फ्लेमेशन में पढ़ते रहे कि रिलीज़ होते हैं, ये साइटोकाइंस क्या करते हैं कि आपके जो आरबीसीज हैं इनकी प्रोडक्शन नहीं होने देते या इनके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। प्रोजेनिटर सेल्स को कहते हैं जी आरबीसीज नहीं बनाने। अगर आरबीसी ही नहीं बनेंगे तो डेफिनेटली तब भी एनीमिया के चांसेस हैं। ठीक है, ये एक दूसरा पॉइंट था जो इधर आर्टिकल ने ऑथर ने डिस्कस कर लिया। दैट वाज दी फर्स्ट पॉइंट। अब एक और आर्टिकल में या इसी पिछले वाले आर्टिकल में भी जो ऑथर ने बात डिस्कस की थी कि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। कैसे होगी, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जी इन्फ्लेमेशन के अंदर आपके इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल में उसने एग्जांपल दी है कि आपके मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो गए। इन मैक्रोफेजेस ने क्या किया आपको पता नहीं, साथ साथ साइटोकाइन भी रिलीज करवा रहे हैं। ठीक है, साइटोकाइन की रिलीज हुई, नए आरबीसीज नहीं बने। मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, वो कंसीडर करेंगे बाय मिस्टेक, वो कंसीडर करेंगे कि जैसे कि ये आरबीसीज आपका कोई फॉरेन एजेंट है तो इसकी डिस्ट्रक्शन करवा देंगे। ठीक है, अगर तो आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज मौजूद थे तो आपके इम्यून सेल्स ने कंसीडर कर लिया इसे एज फॉरेन एजेंट और इनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी। आपके इम्यून सेल्स ने साइटोकाइन रिलीज करना शुरू कर दिए जिसने आरबीसीज की प्रोडक्शन ही नहीं होने दी। जो मेन कंक्लूजन डिफरेंट आर्टिकल्स का आपको मिलेगा वो ये है कि जी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास आपकी बॉडी के अंदर आपके टिश्यूज़ के अंदर आयरन की नॉर्मल क्वांटिटी या फिर इंक्रीज्ड क्वांटिटी भी अवेलेबल है, लेकिन इस तरीके से अवेलेबल है दैट दिस इज़ इन द स्टोर्ड फॉर्म दैट इज़ बाइंडेड टू आयरन, फ्री नहीं है, ब्लड में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपका पेशेंट एनीमिया की तरफ चला जाएगा। क्लियर? ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? हम लोगों ने पहले 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने फीवर डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम एनीमिया की तरफ आ गए। अब थर्ड पॉइंट सिस्टेमिक इफेक्ट कौन सा लिखा है आपके ऑथर ने? ल्यूकोसाइटोसिस। अच्छा, ल्यूको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाइट ब्लड सेल को। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होगा, इम्यून सिस्टम में क्या होता है, इम्यूनिटी में क्या होता है, सेल्स की काउंट बढ़ जाती है ना। सो ल्यूकोसाइटोसिस में बेसिकली आपके WBCs का काउंट बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी को मोर सेल्स चाहिए आपके डिफेंस के लिए। लेकिन अभी जो हमने देखा हो सकता है जी ये काउंट बढ़ जाए तो इस काउंट की वजह से आपके अपने नॉर्मल सेल्स अफेक्टेड होना शुरू हो जाए, आप ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, अब मेनली आपके ऑथर ने जो इधर डिस्कस किया, ठीक है WBCs का काउंट बढ़ जाएगा, लेकिन WBCs की कैटेगरी में बेसिकली कौन सी सब क्लास का काउंट बढ़ेगा? दैट इज़ क्या होगा? लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स का मेनली काउंट बढ़ेगा और लिम्फोसाइट्स को इसने जब काउंट बढ़ेगा तो किस टर्म से इसको इंडिकेट करेंगे? लिम्फोसाइटोसिस।
यानी कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में पेशेंट को ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगी। अगर आपके पास एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, उसमें ल्यूकोसाइटोसिस भी लिखा है, लिम्फोसाइटोसिस भी लिखा है, तो किसको टिक करोगे? लिम्फोसाइटोसिस मोर अप्रोप्रिएट आंसर हुआ है आपके पास। अच्छा, लिम्फोसाइट्स का काउंट बढ़ गया। लिम्फोसाइट्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हम लोगों ने डिस्कस की थी? टी सेल्स, बी सेल्स एंड दी नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स को कैसे एब्रीवेट करते हैं? एनके, नेचुरल किलर सेल्स। ये स्लाइड भी क्लियर होगी? ओके, अब जी हम आ जाते हैं आपके नेक्स्ट सिस्टेमिक इफेक्ट की तरफ, दैट इज ESR। के जी ESR का काउंट बढ़ जाएगा। व्हाट इज ESR? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। पहले फिजियो में पढ़ा हुआ है ना, क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कैसे इसका परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपने पेशेंट से ब्लड लिया, ठीक है, ब्लड के अंदर एंटीकोएगुलेंट डाला, ठीक है, फॉर एग्जांपल एंटीकोएगुलेंट कौन सा था? सोडियम सिट्रेट, ठीक है, एंटीकोएगुलेंट डाला, वेड के एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। उसके बाद आपके पास एक वर्टिकल ट्यूब है, नैरो एंड वर्टिकल ट्यूब, दो किस्म की ट्यूब्स हैं, ठीक है। आपने टीपीटी में अगर देखी हो तो दो नैरो ट्यूब्स हैं, कोई एक ट्यूब यूज़ करते हैं, बहरहाल जी एक ESR ट्यूब है, नैरो ट्यूब है, उसके अंदर आपने अपना ब्लड, वो ब्लड दैट इज मिक्स्ड विद द एंटीकोएगुलेंट, उसको आपने ट्यूब के अंदर डाल दिया। फिर इस ट्यूब को आपने स्टैंड के अंदर, ESR स्टैंड के अंदर फिक्स कर दिया। अब क्या होगा? ऐसा होगा कि RBCs सेटल करना शुरू करेंगे और ऊपर आपको एक क्लियर फ्लूइड नजर आता जाएगा, ठीक है। तो अब ESR है क्या? ये इसका एक्सपेरिमेंट था। अब ESR पता कैसे चलेगा, इसका काउंट, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, इसकी वैल्यू कैसे आएगी हम लोगों के पास? क्या ESR के वैल्यू बढ़ना गुड है या बैड है? ESR की एक प्रॉपर रेंज है ना, अगर उस रेंज से अपर लेवल पे चला जाए आपका ESR वैल्यू, तो दैट इज गुड और बैड? दैट इज बैड। दिस इज इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ESR बच्चों दैट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि RBCs किस रेट पे सेडिमेंट करते हैं, किस रेट पे सेटल डाउन करते हैं, किस रेट पे आकर बैठते हैं आपके इस वर्टिकल ट्यूब के अंदर। ये इस चीज़ से हम लोग पता करेंगे ESR को। जितना ये वैल्यू बढ़ेगा, अगर तो विद इन दी रेंज है, देन दिस इज गुड। अगर इस रेंज से वैल्यू बढ़ गई, देन दिस इज बैड। दिस इज इंडिकेशन दैट विद इन योर बॉडी यू आर सफरिंग फ्रॉम दी इन्फ्लेमेशन, ओके। अब इसमें देखो स्लाइड्स के अंदर मेंशन है, ये फिजियो की स्लाइड्स थी बेसिकली। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है? दिस इज द रेट, ये वो रेट है एट विच द एरिथ्रोसाइट्स सेटल डाउन। आपने जी ये पूरी ब्लड से आपने अपनी जो ट्यूब थी फिल कर ली, ठीक है। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद जी आप दोबारा से रीडिंग नोट करेंगे इस ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब के अंदर आप देखेंगे ऊपर आपको एक क्लियर फ्लूइड नज़र आ रहा है, ठीक है, येलोइश क्लियर फ्लूइड नज़र आ रहा है, और नीचे आपको रेड कलर का फ्लूइड नज़र आ रहा है। इट मीन्स आपके RBCs बैठ गए हैं, ओके। ये जो क्लियर फ्लूइड का बच्चों एरिया है, या आप इसकी रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है। जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज बेसिकली ESR। आपका ESR सेटलमेंटेशन रेट, सेटलिंग रेट ऑफ RBCs ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके RBCs फॉर एग्जांपल मेरे पास ये RBC है, ये RBCs हैं, ठीक है। अगर ये दोनों एक साइड, अगर तो ये दोनों अलग थे, ठीक है, ऐसा एक दूसरे के साथ एडहेयर नहीं कर रहे थे, चिपक नहीं रहे थे, फिर इनका सेटलिंग रेट कम होगा डेफिनेटली। अगर ये एक दूसरे के साथ चिपक गए, ठीक है, भारी हो गया, हैवी हो गया, अब ये ज़्यादा जल्दी सेटल डाउन कर जाएगा, ठीक है। जब ये ज़्यादा जल्दी सेटल डाउन करेगा, इट मीन्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है या इन्फ्लेमेशन है, ओके। अब ये जी RBCs क्यों मैं कहती हूँ एक दूसरे के साथ इतना एडहेयर ही नहीं करते हैं, स्टिक नहीं करते हैं। अगर तो ये स्टिक करेंगे तो ये पाइल्स बना देंगे एक दूसरे के ऊपर। इस पाइल फॉर्मेशन को मैं कहूँगी दिस इज रोलेक्स फॉर्मेशन,
देखो इधर स्पेलिंग लिखे हुए रोलेक्स नज़र आ रहे हैं, इधर लिखा हुआ ROULEAUX, रोलेक्स फॉर्मेशन मीन्स पाइल फॉर्मेशन। इस तरह से आरबीसीज एक दूसरे के ऊपर पाइल्स बना लेंगे। पाइल फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज रोलेक्स फॉर्मेशन। नॉर्मली क्या होता है जी, आपके जो आरबीसीज हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेमेशन में जी इसके इर्द गिर्द कुछ आरबीसीज के इर्द गिर्द कुछ ऐसी प्रोटीन्स आ गई जिन्होंने आपके आरबीसीज को फोर्स किया कि स्टिक कर जाए एक दूसरे के साथ। जब ये स्टिक कर गए तो अब क्या होगा, ज़्यादा आरबीसीज सेटल डाउन करेंगे, तो आपका ये जो क्लियर फ्लूइड वाला हिस्सा था वो ज़्यादा रेंज कवर करेगा और आरबीसीज कम्पैक्ट हो गए और नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब जी आरबीसीज को ऐसे कौन सी फोर्सेस हैं, ऐसी कौन सा चार्ज है जो एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करने देता। अब इसके ऊपर भी पूरी डिटेल है, लेकिन एक छोटा सा इसके ऊपर देख लेते हैं कि नॉर्मली, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, आपके जो आरबीसीज हैं, ये जो आपके आरबीसीज हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नॉर्मली आपके आरबीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, स्टिक नहीं करते, ठीक है। स्टिक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसका सेटलिंग रेट कम होगा, ओके। अब इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या होता है या डिफरेंट डिजीजेज में क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर आपके प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाता है। ये प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल इधर एग्जांपल लिखी हुई है प्रोथ्रोम्बिन, और कौन सी लिखी है, प्लाज्मिनोजन, फिब्रिनोजन और सी रिएक्टिव प्रोटीन, साथ में अल्फा-1, एंटी ट्रिप्सिन और हेपेटोग्लोबिन के बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अच्छा जी, डिफरेंट प्रोटीन्स का जो कंटेंट काउंट है आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। अब ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये जो आपका आरबीसीज था जिसमें नेगेटिव चार्ज था, अब ये प्रोटीन्स क्योंकि ज़्यादा बढ़ के इन्होंने आपके आरबीसीज को कोट करना शुरू कर दिया। ये प्रोटीन्स वर्दी, इन प्रोटीन्स के ऊपर कौन सा चार्ज, देखो स्लाइड्स के अंदर मेंशन है, पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज आपके इस आरबीसीज के नेगेटिव चार्ज के ऊपर आया, इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जो आपके आरबीसीज एक दूसरे के साथ स्टिक करेंगे और इनकी सेटलिंग रेट बढ़ जाएगा। इट मीन्स दिस इज इंडिकेशन ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा बच्चों, ये जब आप गाइटन की बुक देखोगे ना, ये चार्जेस के ऊपर काफ़ी डिटेल उसके अंदर दी गई है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, ये जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फिलहाल आपको बताया, ये आपकी गाइडन की बुक में भी है और इधर आर्टिकल का लिंक नीचे मेंशन है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? कौन कौन से सिस्टेमिक इफेक्ट्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए? सबसे पहले वाज दी फीवर, देन एनीमिया, देन ल्यूकोसाइटोसिस, देन ESR। ओके, फीवर में कौन सा मीडिएटर इन्वॉल्व था? प्रोस्टाग्लैंडिन E2। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कौन सा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा था? EP3 के साथ। EP3 कहाँ पे लोकेटेड था? हाइपोथैलेमस में। क्लियर यहाँ तक? ओके। एनीमिया में क्या रीजंस थे एनीमिया की? आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही थी, साइटोकाइंस की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही थी, या फिर मैक्रोफेजेस की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही थी। ओके, ये भी क्लियर। ल्यूकोसाइटोसिस में बेसिकली कौन से ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ रहा था? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की 3 मेन एग्जांपल्स कौन सी हैं? बी सेल्स, टी सेल्स एंड दी नेचुरल किलर सेल्स। ये भी क्लियर हो गया। ESR में बेसिकली आपके ESR दैट इज अ सेटलमेंटेशन रेट ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के इर्द गिर्द कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। इन्फ्लेमेशन में किसका काउंट बढ़ जाता है? प्रोटीन्स का। ये प्रोटीन्स आपके आरबीसीज को कवर कर देती हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आरबीसीज का सेटलिंग रेट जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ESR की वैल्यू बढ़ जाती है और विच इज़ द इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब एक दफ़ा रिवाइज कर लो, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब अपनी पॉइंट नंबर 5 की तरफ आओ। 5th सिस्टेमिक इफेक्ट आपके बुक के अंदर क्या मेंशन है? स्पेलिंग क्या है? AMYLOIDOSIS, एम्लॉयडोसिस। अच्छा, अब एम्लॉयडोसिस में बेसिकली क्या है बच्चों? फिलहाल हम लोगों का ये मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन आपकी रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में आगे जाके डिटेल में इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं।
जनरली आप गूगल करोगे तो आपको 4 टाइप्स मिलेंगी, 4 टाइप्स, ठीक है। आपकी बुक के अंदर हर्ष मोहन के अंदर जस्ट एक टाइप का जिक्र है, दैट इज सेकेंडरी एम्यलोइडोसिस। अब जी प्राइमरी कोई केस या सेकेंडरी केस में डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी डिजीज सेकेंडरी डिजीज क्या है? मैंने वर्ड किया यूज़ किया ना कि आपके बुक के अंदर सेकेंडरी एम्यलोइडोसिस का जिक्र है, तो यानी कि सेकेंडरी डिजीज़ का जिक्र है। प्राइमरी डिजीज़ और सेकेंडरी डिजीज़ में क्या डिफरेंस है? अच्छा, जो डिजीज़ पहले हुई, ठीक है, इटसेल्फ उस डिजीज़ की वजह से वो इफ़ेक्ट्स आए, ठीक है। सेकेंडरी डिजीज़ कौन सी है? जो किसी और डिजीज़ के नतीजे में डेवलप हुई। मैंने इधर वर्ड यूज़ किया सेकेंडरी एम्यलोइडोसिस होगी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के केस के अंदर, यानी कि सबसे पहले पेशेंट को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुई, इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ने पेशेंट को क्या करवा दिया? एम्यलोइडोसिस करवा दी। तो इस एम्यलोइडोसिस को मैं कहूँगी दिस इज़ बेसिकली दी सेकेंडरी एम्यलोइडोसिस। किसी और डिजीज़ की वजह से ये डिजीज़ डेवलप हुई है, इस वजह से इसको मैंने कह दिया सेकेंडरी एम्यलोइडोसिस। अब एम्यलोइडोसिस के अंदर बच्चों एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जिसका काउंट बढ़ जाता है, ठीक है, उसका भी जिक्र करेंगे। अब देखो आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि आपके ऑथर ने लिखा है कि लॉन्ग टर्म यानी कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की बात करें, क्रोनिक सुपररेटिव इन्फ्लेमेशन में क्या होगा? सुपररेटिव इन्फ्लेमेशन, इसको भी डिस्कस करेंगे कि सुपररेटिव इन्फ्लेमेशन में पेशेंट सेकेंडरी एम्यलोइडोसिस की तरफ चला जाएगा। इन्फ्लेमेशन कौन सी थी? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, मोर प्रिसाइजली उसने इसको कह दिया सुपररेटिव इन्फ्लेमेशन। वो इन्फ्लेमेशन जिसमें पस या एक्सुडेट डेवलप होते हैं, ठीक है, उस इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। आपके बुक में हर्ष मोहन के अंदर ऑथर ने कह दिया है जी ऐसी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जी इन्फ्लेमेशन जिसके अंदर पेशेंट के पर्टिकुलर टिश्यूज ऑर्गन्स में पस डेवलप हो जाती है। ये आपको पस, ये पूरी कंडीशन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की आपको सेकेंडरी एम्यलोइडोसिस की तरफ ले जाती है, एक दूसरी किस्म की डिजीज़ की तरफ ले जाती है। और ये जो आपके पास सेकेंडरी एम्यलोइडोसिस है, इसके अंदर एक प्रोटीन का काउंट बढ़ जाता है। देखो इस प्रोटीन का नाम क्या लिखा है? एम्यलोइड सीरम एम्यलोइड ए प्रोटीन। देखो एंड वाले ब्लॉक में सीरम एम्यलोइड ए प्रोटीन। यहाँ से एम्यलोइडोसिस में, सेकेंडरी एम्यलोइडोसिस में कौन सी प्रोटीन का काउंट बढ़ गया? सीरम एम्यलोइड ए का काउंट बढ़ गया, ठीक है। कौन सी एम्यलोइडोसिस में बढ़ गया? सेकेंडरी एम्यलोइडोसिस में बढ़ गया। इसने सेकेंडरी एम्यलोइडोसिस को और कैसे ऑथर ने एब्रीवेट किया है? डबल ए के साथ, क्योंकि एम्यलोइड ए प्रोटीन का काउंट बढ़ गया ना, तो आपके ऑथर ने कह दिया दिस इज सेकेंडरी सिस्टेमिक एम्यलोइडोसिस, और ब्रैकेट में उसने डबल ए लिख दिया जी। यू मस्ट नो के एम्यलोइड ए प्रोटीन का काउंट इसके अंदर बढ़ गया है। क्लियर? ओके। सिस्टेमिक वर्ड अगेन आ गया ना, सिस्टेमिक, यानी कि आपके एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया को अफेक्ट नहीं कर रहा है, थ्रू आउट हो सकता है आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कहीं थी, एक पर्टिकुलर एरिया में थी, वो डिस्टिंक्ट एक साइड के ऊपर चली गई, उधर जाके इसने अफेक्ट किया। क्लियर? ओके जी। आपका जो 5th पॉइंट था सिस्टेमिक इफेक्ट में, दैट वाज एम्यलोइडोसिस। इसके अंदर आपका ऑथर ने लिखा सुपररेटिव इन्फ्लेमेशन में, यानी कि ऐसे इन्फ्लेमेशन जिसमें एक्सुडेट या पस फॉर्मेशन होती है, डेट विल लीड ड्यू टू सेकेंडरी सिस्टेमिक, आगे ब्रैकेट में डबल ए एम्यलोइडोसिस। डबल ए मीन्स एम्यलोइड ए प्रोटीन का काउंट इसके अंदर बढ़ जाता है। फिर भी जी एम्यलोइडोसिस क्या है, अब आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। एम्यलोइडोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन का नाम क्या है? एम्यलोइड ए प्रोटीन, सीरम एम्यलोइड ए प्रोटीन का काउंट बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है? आपके टिश्यूज़ में, आपके ऑर्गन्स के अंदर, जिसके वजह से आपका वो पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं करता, ठीक है। अब इसकी वजह से सिम्टम्स देखो आपके इसके अंदर वाइट बॉक्स के अंदर मेंशन है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज फीलिंग टायर्ड, थकन महसूस होगी,
वेट लॉस होगा, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लीडिंग और फीलिंग लाइट हेडेडनेस। ऐसे लगता है ना कभी सर हल्का फील हुआ, ऐसे जैसे चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे। आगे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, व्हेन यू फील लाइक यू माइट फेंट, ठीक है। लाइट हेडेडनेस व्हेन यू आर स्टैंडिंग। सो ये जर्नल से इसके सिम्टम्स लिख दिए। हम लोग सेकेंडरी पढ़ रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड आपके ऑथर ने ना 2 ऑर्गन्स मेंशन किए कि ये 2 ऑर्गन्स मोस्टली इस केस के अंदर अफेक्टेड होते हैं। वो 2 ऑर्गन्स कौन से हैं? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। ऑर्गन्स इन्वॉल्व देखो पर्पल में लिखा हुआ है, दैट आर द किडनी एंड द लिवर, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, मैंने कहा जी 4 डिफरेंट टाइप्स है आपके पास एमिलोइडोसिस की, प्राइमरी, सेकेंडरी और आगे 2 और डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो अगर उसको गूगल करोगे, प्राइमरी में आपको ऑर्गन्स जो आपको गूगल में मिलेंगे, किडनी भी मिलेगा आपको, उसके अंदर आपका ये लिवर भी मिलेगा, हार्ट भी मिलेगा, GI ट्रैक भी मिलेगा, ठीक है। जब मैं खाली सेकेंडरी की बात करूँ, इसमें जस्ट आपका लिवर और किडनी है। जब मैं थर्ड टाइप की बात करूँ जिसको TTR से रिप्रेजेंट किया गया है, TTR में जो आपको ऑर्गन जो इफेक्टेड हो रहा है दैट इज़ द नर्वस सिस्टम एंड द हार्ट। जब मैं फोर्थ टाइप की बात करूँ जिसको SSA कहा है आपके ऑथर ने, उसमें खाली आपका हार्ट इफेक्टेड हो रहा है। लेकिन हम लोगों का जो मेन टॉपिक है ये आपकी स्लाइड के अंदर नहीं है। जो हम लोगों का मेन टॉपिक है आपकी स्लाइड के अंदर देखो मेंशन है सेकेंडरी एमिलोइडोसिस AA, पर्पल बॉक्स के अंदर ये नज़र भी आपको आ रहा है। AA में जी मैंने कहा जी आपका किसका काउंट बढ़ जाता है? एबनॉर्मल प्रोटीन का। उस एबनॉर्मल प्रोटीन का नाम है एमिलॉइड A प्रोटीन। ये एमिलॉइड A प्रोटीन देखो अब रिलीज कहाँ से हो रही है? आपके इस पर्पल बॉक्स के अंदर मेंशन है आपके जो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स थी वो उनका काउंट बढ़ गया। बेसिकली वो वाली जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स आर एक्चुअली द एमिलॉइड A प्रोटीन्स, ठीक है, ओके। और ऑर्गन्स कौन सा इफेक्ट कर रही हैं? किडनी एंड लिवर। अब ये डिपेंड करेगा जी इसके अंदर ये वाले 2 ऑर्गन्स आपके अफेक्टेड होंगे, इनकी ब्लीडिंग होगी, इनकी इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। नाउ अब आपके जहन में आ गया, क्लियर हो गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिलॉइडोसिस। प्राइमरी एमिलॉइडोसिस कौन सी है? जिसका कोई अदर कॉज नहीं था, इटसेल्फ एबनॉर्मल प्रोटीन से बड़ी, ठीक है। अब चारों टाइप्स में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ ना, इसमें जो आपके बोन मैरो है, आपका जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो लाइट चेन से रिलीज करता है, ठीक है। जब वो लाइट चेन का काउंट बढ़ जाता है दिस इज इंडिकेशन ऑफ द प्राइमरी एमिलॉइडोसिस, ठीक है। जब मैं सेकेंडरी की बात करूँ इसमें एमिलॉइड A का काउंट बढ़ जाता है। हर टाइप के अकॉर्डिंगली डिफरेंट आपके पास एजेंट्स हैं जिनका अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। अब जी प्राइमरी वो था जिसका कोई अदर कॉज ऑफ डिजीज़ नहीं था, इट सेल्फ डायरेक्टली पेशेंट को जो डिजीज़ डेवलप हुई ड्यू टू एबनॉर्मल प्रोटीन्स दैट वाज दी प्राइमरी एमिलॉइडोसिस। सेकेंडरी एमिलॉइडोसिस में क्या था? किसी और डिजीज़ की वजह से पेशेंट ने डेवलप कर लिया। देखो आपकी इन्फ्लेमेशन के अंदर भी तो एबनॉर्मल प्रोटीन्स रिलीज़ हुई ना, ठीक है। तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से बेसिकली प्रोटीन्स रिलीज़ हुई थी जिसकी वजह से पेशेंट एमिलॉइडोसिस की तरफ चला गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये हम लोगों ने बच्चों अपने सिस्टेमिक इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं, इसको एक दफ़ा रीड कर लो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो